तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर अकॉर्डिंग विद ट्रायंगल लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम वेक्टर्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज करते हैं ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है, एंड दिस इज अ बी वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो इनको ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर। ये बात क्लियर होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अब देखो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी ये वेक्टर्स हैं इन सब का क्या ले लेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया। ठीक है, तो अगर हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम थोड़ी सी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे, इस जो ट्रायंगल है इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे लाइक दिस। क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं। सपोज दिस इज ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा। तो थीटा कौन सा एंगल होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्योंकि हमें पता है कि हम ये जो वेक्टर है हम इसको मूव करके यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पे मूव करके लेके आएंगे तो ये टोटल एंगल कितना हुआ, थीटा। सेम एंगल ही है ना। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कौन सा है, थीटा। क्लियर। तो हम इसका अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो छोटी सी ट्रायंगल बनी है राइट एंगल, इसको पिक करते हैं। सो इन ट्रायंगल सी डी डी। ठीक है, तो इसमें आपने दो चीजें फाइंड करनी है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच। क्लियर। तो साइन थीटा, तो यहाँ पे देखो क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन होता है, जो थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो थीटा के सामने वाली साइड कौन है, सी डी अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कौन होता है, जो 90 के सामने होता है। 90 के सामने कौन आ रहा है, बी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी। तो यहाँ पे सी डी की वैल्यू आ गई बी साइन थीटा। ये बात समझ में आई। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा। सो क्या मांग रहा है, ये बेस। तो बेस कौन होता है, जो थीटा और 90 की कॉमन साइड होती है, दैट इज बी डी अपॉन एच। एच यानी हाइपोटेन्यूज, इट मींस बी। तो यहां से आपको बी डी की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज बी कॉस थीटा। ये बात समझ आई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमें होल बड़ी वाली ट्रायंगल लेनी है। तो देखो बड़ी वाली ट्रायंगल कौन है, ए डी सी। सो इन ट्रायंगल ए डी सी, अब यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो जो बड़ी वाली ट्रायंगल है हमारे पास, ये वाली ए डी सी, तो इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज कौन है, ए सी। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ये बात क्लियर हुई। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ए सी यानी कि ये वाली, इसके वैल्यू कितनी है, आर। सो दिस इज आर स्क्वायर। सी डी, अब देखो सी डी ये वाली है, तो सी डी की हमने वैल्यू निकाल रखी है, कितनी है, बी साइन थीटा। सो दिस इज बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस, अब देखो आगे क्या लिखा है, ए डी। तो ए डी कौन सी साइड है, ये वाली। अब ये वाली जो साइड है, ये दो साइड के कॉम्बिनेशन से बनी है, दैट इज ए बी एंड बी डी। ए बी एंड बी डी। तो ए डी को आप क्या लिखोगे, ए बी प्लस बी डी का होल स्क्वायर। क्लियर। आगे देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब स्क्वायर सॉल्व कर लो। सो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है, देखो ए बी ये रहा, इसकी वैल्यू ए, प्लस बी डी की वैल्यू ये रही बी कॉस थीटा। क्लियर। अब सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। आइडेंटिटी होती है हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 2ab। ठीक है, वो वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये a है, ये सारी b है।
सो दिस बिकम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर? तो आगे देखो, अब देखो इसमें भी बी स्क्वायर है, इसमें भी बी स्क्वायर है, तो इन दोनों साइड में से बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, सो ये बन जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर हो गया? अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। सो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। क्लियर हुआ? तो ये वाला स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? रूट में। सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, कि अगर कोई भी हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और उनके बीच में जो एंगल है वो थीटा बन रहा है, तो उसका जो रिजल्टेंट होएगा उसका मैग्नीट्यूड यानी उसकी जो वैल्यू है वो इतनी होगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये बात हुई मैग्नीट्यूड की। अब आते हैं डायरेक्शन पे। ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? वेक्टर। ठीक है, तो अभी हमने क्या फाइंड करना है? रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन। तो देखो, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपने क्या करना होता है? एंगल फाइंड करना होता है टेंजेंट से। ठीक है, तो टेंजेंट ऑफ आपने एंगल फाइंड करना होता है, पर वो एंगल बनता कहां पे है? ये देखो कि हमारे पास ऐसे एक डायग्राम थी। ठीक है, ये हमारे पास ए वेक्टर था, ये बी था, ये आर था। ठीक है, सो ए बी सी डी थीटा एंड हियर इज 90। तो हमें क्या फाइंड करना है? आर का मतलब डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो आर का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपको क्या फाइंड करना होता है? एंगल। सो आर किसके साथ एंगल बना रहा है? ए वेक्टर के साथ। तो ये वाला जो एंगल होगा आपने टेंजेंट ऑफ ये फाइंड करना है। तो सपोज करते हैं ये टेंजेंट क्या है? बीटा। सो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू, अब टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो ये वाला जो एंगल है ये बड़ी ट्रायंगल में आ रहा है। ठीक है, ये वाली ट्रायंगल में आ रहा है, तो इसके लिए बीटा के सामने कौन सी साइड आ गई? CD। परपेंडिकुलर कौन बन रहा है? ये देखो ना, अगर इसको ऐसे कंसीडर करोगे, ठीक है, तो ये A है, ये D है, ये C है। तो बीटा के सामने परपेंडिकुलर कौन है? CD। बेस कौन है? AD। क्लियर होगा? तो CD की वैल्यू हमें हमारी कितनी आ रही थी पहले? B साइन थीटा। इसकी वैल्यू क्या निकाली थी हमने? B कॉस थीटा। सो CD की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे? B साइन थीटा अपॉन, अब देखो जो AD साइड है, ये वाली साइड है, ये दो के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। इट मीन्स दिस प्लस दिस, सो दिस इज A प्लस B कॉस थीटा। तो ये आपका क्या आ गया? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या बताएगी? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। बात समझ में आई? ठीक है, तो जब भी आपको डायरेक्शन ऑफ वेक्टर निकालनी होती है तो इट मींस आपने क्या निकालना होता है? टेंजेंट फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अब इसके थोड़े से केसेस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सो केस 1, तो ये जो सभी केसेस है ये इसके मैग्नीट्यूड के बेस पे होंगे। ठीक है, कि इसकी वैल्यू मिनिमम कब आएगी और मैक्सिमम कब आएगी। तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमने ये फाइंड की थी। तो सबसे पहले केस क्या लेते हैं? इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो जब थीटा क्या होगा? 0 डिग्री। थीटा के क्या था हमारा? ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल। तो स्टार्टिंग में हम क्या कह रहे हैं कि थीटा कितना है? 0। इट मीन जो साइड ए की है, जो साइड ए वेक्टर की है, डायरेक्शन ए वेक्टर की है, वही डायरेक्शन बी वेक्टर की है। तो दोनों के बीच में कितना एंगल है? 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे थीटा आ रहा है, सो कॉस 0 कितना होता है? 1। इट मीन जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 1। सो आर क्या आ गया हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन रही है। क्या होती है ये? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कट जाएगी, तो ये आ गया लाइक दिस।
समझ में आया? नेक्स्ट केस पे चलते हैं, केस 2। तो इसमें ये दोनों वेक्टर क्या थे, सेम डायरेक्शन में थे। अब डायरेक्शन ऑपोजिट कर लेते हैं, यानी कि एंगल कितना बना लेते हैं, 180 डिग्री। सो थीटा इज 180 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ पे देखो cos 180 कितना होता है, ठीक है। cos 180 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 90। सो हमें पता है कि cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। बट यहाँ पे देखो ये क्वाड्रेंट भी चेंज कर रहा है, ठीक है। 90 से प्लस हो रहा है, 90 से क्या हो रहा है, 90 यहाँ पे होता है, तो 90 से हमारा एंगल क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। इट मीन्स इस क्वाड्रेंट में पहुंच गए हम, ठीक है। ये क्वाड्रेंट किसका होता है, साइन का। बट यहाँ पे फंक्शन क्या है, कॉस, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, माइनस, ठीक है। सो दिस इज माइनस ऑफ 1। तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस ऑफ 1। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी पुट होएगी, -1। सो ये रिलेशन क्या बनेगा हमारा, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1। सो ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये भी आइडेंटिटी बन गई किसकी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो ये फंक्शन कट जाएंगे। सो r की वैल्यू क्या आ गई, a माइनस बी, ठीक है। एक और केस कर लेते हैं। सो केस 3। तो अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। यानी एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या आता है। देखो cos 90 कितना होता है, 0। cos 90 क्या होता है, 0। तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट होएगी ये कितनी होएगी, 0। तो अगर इस 0 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना होएगा, 0। तो ये सारा का सारा फंक्शन खत्म हो गया। तो बचा कौन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहीं पे रह गई, ठीक है। अब इन तीनों वैल्यूज को कंपेयर करो। तो देखो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन है, ये वाली, क्योंकि डायरेक्ट प्लस हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज दी मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज दी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम इनका कंक्लूजन निकाले तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स are same, then the magnitude of resultant vector is maximum। अब इसका देखो क्या मीनिंग हुआ कि जब दोनों की जो डायरेक्शंस है वो क्या होंगी, सेम होंगी। जब डायरेक्शन क्या होंगी, सेम होंगी, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होएगा, मैक्सिमम। और दूसरे केस में इसका क्या हो जाएगा, उल्टा, ठीक है। कि अगर आपकी डायरेक्शंस क्या होंगी, ऑपोजिट, तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज मिनिमम। क्लियर हुआ, ठीक है। ये आपने एग्जांपल वैसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। जैसे ये अब आपके पास एक रिवर है, ठीक है। तो ये रिवर की इस तरफ डायरेक्शन है, ठीक है। फ्लो की डायरेक्शन ये इस तरफ है, ये यहाँ पे एक बोट है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि बोट की भी जो डायरेक्शन है मूव करने की वो यही है, ठीक है। तो इसका जो नेट इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा, दोनों का एड अप हो जाएगा, ठीक है। देखो मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी 30 है और इसकी कितनी है, 40 है, ठीक है। तो बोट किस स्पीड से मूव करेगी, 70 से, बिकॉज ये जो पानी है ये वाला, तो पानी इसको क्या करेगा, यहाँ पे पुश करेगा, धक्का लगाएगा, उसको हेल्प करेगा मूवमेंट करने में, ठीक है। तो इसकी जो नेट वेलोसिटी आ जाएगी ये 40 प्लस 30 दैट इज कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। क्लियर हुआ। बट अगर इसकी डायरेक्शन हम ऑपोजिट कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि पानी इधर जा रहा है, बोट हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो इसकी कितनी थी, 40, ये क्या है, 30। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये जो पानी है ये इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, रोक रहा है। तो इनकी वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, माइनस। सो आंसर कितना आएगा, 10। तो ये वही चीज होगी कि अगर डायरेक्शन सेम है तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। अगर ऑपोजिट है तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ये बात समझ में आ गई,
ठीक है, तो एक लास्ट एक जीरो वेक्टर था, वो एक और कर लेते हैं। तो एक डेफिनेशन है जीरो रिजल्टेंट वेक्टर की, जीरो रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो जीरो रिजल्टेंट वेक्टर कब आता है, तो देखो हमारे पास ये ट्रायंगल लॉ था, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ में क्या करते थे कि अगर हम ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग से पहले हम इस डायरेक्शन में जाते थे, फिर यहाँ से यहाँ तक जाते थे, तो ये हमारा एंडिंग पॉइंट था, फाइनल पॉइंट था, ठीक है। तो स्टार्टिंग से जब हम फाइनल को एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, उस वेक्टर को क्या कहा जाता है, रिजल्टेंट, ठीक है। बट अगर कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है वो कोइंसाइड कर जाए, यानी सेम बन जाए, ठीक है। लाइक कि आपने यहाँ से जर्नी स्टार्ट की, फिर यहाँ तक गए, फिर घूम के यहाँ तक आ गए, ठीक है। तो आपका स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट क्या होगा, सेम। तो जब स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट सेम होएगा तो क्या आप कोई वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो, नहीं, ठीक है। तो अगर कोई आप वेक्टर ही नहीं ड्रॉ कर सकते, तब जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होएगा वो क्या होएगा, जीरो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप वेक्टर जो है वो ड्रॉ ही नहीं कर सकते, तो इसका कुछ भी रिजल्टेंट वेक्टर नहीं बनेगा। क्लियर हो गया, इसका कोई भी शॉर्टकट पाथ या कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगी, ठीक है, बिकॉज आपका स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्लियर, अगर इनके बीच में थोड़ा सा भी डिफरेंस हो जाता कि ऐसे कुछ जर्नी सी बन जाती, तो ये वाला जो वेक्टर हो जाता ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर बन जाता। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आगे हम बात कर लेते हैं पॉलीगन लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ की, ठीक है। सो पॉलीगन लॉ क्या होता है, इट स्टेट दैट इफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, इफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड acting on a particle are represented by the side of a open polygon taken in the same order, then the resultant vector is the closing side taken in opposite order। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हमारे पास दो की जगह काफी ज्यादा वेक्टर्स हैं, 3 4 7 10 कुछ भी वेक्टर्स हैं, तो अगर हम उसकी एक पॉलीगन बनाएं और जो वो सभी वेक्टर्स हैं वो पॉलीगन को रिप्रेजेंट करते हैं इन दी सेम ऑर्डर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम पेंटागन की बात कर लेते हैं, तो पेंटागन में 5 साइड्स हो सकती हैं लाइक दिस, ठीक है। तो पेंटागन में ये 5 साइड है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास 4 वेक्टर्स हैं टेकन इन दी सेम ऑर्डर लाइक दैट। क्लियर, तो यहां से हम घूम के ये इस तरफ आए, ये हमारे पास 4 वेक्टर्स हैं जो सेम डायरेक्शन को सेम ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। देन इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कौन होगा, क्लोजिंग साइड, जो आपकी रिमेनिंग साइड रह गई यानी कि ये वाली दिस वन, तो ये कौन होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर टेकन इन दी ऑपोजिट ऑर्डर। तो लास्ट वाली जो साइड रहेगी उसका आप ऑर्डर क्या कर दोगे, ऑपोजिट कर दोगे, तो ये हमारा क्या कौन बताता है, पॉलीगन लॉ। सो पॉलीगन लॉ में क्या हो सकता है कि आपकी काफी ज्यादा वेक्टर्स हो सकते हैं, तो उसका रिजल्टेंट कौन होगा, जो क्लोजिंग साइड होगी, ठीक है, जो रिमेनिंग साइड रह जाती है वो वाला आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। क्लियर, तो देखो पैरेललोग्राम लॉ में क्या लिखा है, इट स्टेट दैट if the two vector acting on a particle are represented by the adjacent sides of a parallelogram taken in any order, then the resultant vector is the diagonal of a parallelogram drawn from the same point। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो ये आपका एक वेक्टर दिया हुआ है, सपोज दिस इज अ स्टार्टिंग वेक्टर एंड दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर, तो ये आपका एक वेक्टर दिया हुआ है, हमें कौन सी साइड लेनी है, एडजेसेंट साइड लेनी है, तो मान लेते हैं कि दूसरा आपका वेक्टर ये वाला है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसमें जो आपका रिजल्टेंट बनेगा दैट इज दी डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब देखो डायगोनल आपके दो हो सकते हैं, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, बट इन्होंने क्या कह दिया कि जो स्टार्ट होगा सेम इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट यानी कि क्या होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से ही स्टार्ट होने वाला वेक्टर जो होगा
वो रिजल्टेंट होएगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा और इसमें से ये वाला वेक्टर गुजरता है, तो ये वाला जो डायगोनल है दिस वन, ठीक है, ये जो आपका डायगोनल है तो ये कौन सा होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो इसमें देखो काफी ज्यादा कंडीशन जो है वो ट्रायंगल लॉ के सेम भी है, जो एक मेन डिफरेंस आता है दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या आपका डिपेंडेंस हो गया कि आपने क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेना है, सेम लेना है, ठीक है। जो आपने दो वेक्टर्स लिए हैं उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए वो सेम होगा और रिजल्टेंट वेक्टर का भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट ट्रायंगल लॉ में क्या होता था कि हमने एक वेक्टर यहां से, जहां पे ये खत्म होता है वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होता है। पर अगर आप ये नहीं करते, अगर आप यहीं से दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर लोगे तो ये कौन सा लॉ बन जाएगा, पैरेललोग्राम लॉ। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द पैरेललोग्राम लॉ एंड द ट्रायंगल लॉ। बट आप पैरेललोग्राम लॉ को ट्रायंगल लॉ में डिराइव कर सकते हो। कैसे, अब देखो ये पैरेललोग्राम लॉ में अगर आप सिर्फ ये वाला पोर्शन देखते हो दिस वन, तो ये क्या बन रही है, ट्रायंगल बन रही है। यहां पे बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका R हो गया, दिस इज द A वेक्टर, दिस इज द B वेक्टर। तो हमें मालूम है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होती है, सेम। तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, B वेक्टर। तो अगर आप इस पोर्शन को देखोगे तो ये आपको क्या लग रही है, ट्रायंगल। सो ट्रायंगल लॉ को फॉलो भी कर रही है, बिकॉज यहाँ से J वेक्टर यहाँ तक गया और जहां पे ये खत्म हो रहा है वहीं से B वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ को आपने किस में ड्राइव कर लिया, इन दी ट्रायंगल लॉ में। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो आपका ट्रायंगल लॉ में रिजल्ट आता है, जो उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू आती है, वही वैल्यू आपकी पैरेललोग्राम लॉ में भी आएगी, दैट इज दी R का जो मैग्नीट्यूड आया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वही रिजल्ट आपका इसमें भी आएगा पैरेललोग्राम लॉ में, ठीक है। क्योंकि रिजल्टेंट आपका वही बन रहा है, तो आपका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो उसका आंसर है वो भी सेम होगा। तो सेम आपने डेरिवेशन कर लेनी है। पैरेललोग्राम लॉ में भी आप इसको यहाँ से ऐसे इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल लॉ करके सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये सिंपल सा जो बेसिक है वो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर को दो वेक्टर्स में कैसे स्प्लिट करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।